Everyone, my name is Tanvi Sahu and I welcome you all on my YouTube channel that is U Biology। तो हम क्लास 10th का SCSC बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 सेल कवर कर चुके हैं और आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 2 that is chromosomes। We are going to study about chromosome, cell division and cell cycle। Okay, now let's see about the chapter। तो हमारे पास ये है चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो पहले चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं कि सेल क्या है। सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। सेल का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर चुके हैं। न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, साइटोप्लाज्म होगा एंड ऑल। ओके, और हमने ये भी स्टडी किया था कि सेल का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। तो बेसिकली सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो हमारे पास ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है वही डिवाइड होती जाएगी और उसी के डिवीजन से पूरा सेल डिवीजन चलता रहता है, सेल साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्कोप ऑफ सिलेबस इज सेल साइकिल, इंटरफेज, G1 phase, S phase and G2 phase and mitotic phase। सेल डिवीजन में हम स्टडी करेंगे माइटोसिस एंड इट्स स्टेजेस, अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मियोसिस एज अ रिडक्शन डिवीजन। इसकी स्टेजेस यहाँ पे इस लेवल पे स्टडी नहीं करेंगे। A brief idea of homologous chromosomes and crossing over leading to variations, significance and major differences between mitotic and meiotic division। Basic structure of chromosome with elementary understanding of terms such as chromatin, chromatid, gene structure of DNA and centromere। Okay, so basically cell division है क्या? Let me show you one thing। Okay, देखिए हम स्टडी करने वाले हैं सेल डिवीजन को। Okay, we are going to study about cell division। सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, हमारे पास सपोज कोई भी एक सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो डिवाइड हो जाएगा दो सेल्स में। ओके, 1 and 2। फर्दर ही डिवाइड हो जाएगा 1 and 2 एंड दिस वन सेल ऑल्सो 1 and 2। फिर डिवीजन होगा 1 2, देन अगेन 1 2, then for this cell again 1 2 and for this cell again 1 2। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन हो रहा है और कंटिन्यू सेल का नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। एज वी ऑल नो, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है और ये सेल कंटिन्यू डिवाइड होते जाते हैं, सेल का नंबर इंक्रीज होता जाएगा और फिर फाइनली इनमें टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। टिश्यू फॉर्मेशन के बाद में ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा और फाइनली एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी। तो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। This is the method which enables life to perpetuate generation. Perpetuate generation, which means to continue its generation after generation. Okay. This is equally true in case of simplest organism like amoeba। और इसमें सेम कंडीशन जैसे हम बोल सकते हैं कि simplest organism है as amoeba, उसमें भी सेल डिवीजन होगा। As in highly कॉम्प्लेक्स वन सच एज अवर सेल्फ, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे या फिर जाइंट साइज एलिफेंट या कोई टॉल कोकोनट ट्री की बात करेंगे, तो उन सब में सेल डिवीजन होना ही होना है। सेल डिवीजन हो क्यों रहा है? ताकि हम अपनी बोल सकते हैं अपनी स्पीसीज को या फिर जनरेशन को कंटिन्यू कंटिन्यू बढ़ा सके उसके लिए। द मोस्ट conspicuous events occurring during cell division are all related to chromosomes। The duplicated chromosomes get evenly distributed into the daughter cells during mitosis। अब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो क्रोमोसोम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम जानते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स यानी बोल सकते हैं डुप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डॉटर सेल्स में माइटोसिस डिवीजन के टाइम पे। रिमेंबर द पॉइंट, यहाँ हम माइटोसिस डिवीजन की बात कर रहे हैं। ओके,
Thus, all body cells that are the result of a long chain of repeated mitotic divisions have the same type of chromosomes in the same number. तो हमारे पास माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन में हमारे पास क्या कंडीशन हो रही है कि इसमें रिपीटेड डिविजन्स होंगे और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे रहेगा. दिस एंश्योर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स एंड थ्रू दैट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Okay. Now let's see, for a better understanding of a cell cycle and cell division, the author has discussed the structure of a chromosome first. इस सबको स्टडी करने से पहले हमको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, दैट व्हेन अ नॉर्मल अनस्टेन्ड लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, its nucleus may not appear to contain any particular thing inside. जब हम किसी भी लिविंग सेल को जो कि अनस्टेन है, यानी हमने उसको किसी भी चीज से स्टेन नहीं किया है, एज लाइक हम अलग अलग डाई से उसको स्टेन कर रहे हैं, ईओसिन डाई है, आयोडीन डाई है, डिफरेंट डाइज हैं, उनसे हम स्टेन कर रहे हैं, उससे हमने उसको स्टेन नहीं किया. हम अगर उसको नॉर्मली देखते हैं तो उसके न्यूक्लियस में हमको कोई भी ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा. लेकिन अगर हम सेम सेल को स्टेन कर लेते हैं कोई भी सुटेबल डाई से, तो फिर हमको उसके अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं न्यूक्लियस के अंदर. The nucleus contains most of the cell's DNA, which is organized into discrete units called chromosome. और ये जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ये डिस्क्रीट यूनिट्स में वहां पे बटा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. यानी क्या कंडीशन हमने देखी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रोमोसोम्स. ठीक है, और जो सेल का डीएनए है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज्ड है. यानी न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारे पास क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में फर्दर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा डीएनए. तो हमने देखा ईच क्रोमोसोम कंटेन्स वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद मैनी प्रोटीन्स. अब इसमें अकेले डीएनए ही नहीं होगा, डीएनए के साथ में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, और वो पार्टिकुलर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट हैं यहाँ पे उनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं. इसके बारे में आप आगे स्टडी करेंगे. दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड क्रोमाटिन. ओके, रिमेंबर द टर्म दैट क्रोमाटिन क्या है, हम डीएनए और प्रोटीन इन दोनों को बात कर रहे हैं, इन दोनों के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा क्रोमाटिन. When a cell is not dividing, the chromatin under an electron microscope appears to be in form of a very long and extremely thin darkly stained fiber. अगर हम स्टडी नहीं कर रहे, मतलब ये बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे और सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमको क्रोमाटिन कैसे नजर आएगा, ये एक डार्कली स्टेन्ड पतले धागे की तरह से नजर आता है. ओके. However, as a cell prepares to divide, और जैसे ही ये सेल प्रिपेयर करेगा खुद को डिवाइड होने के लिए, द क्रोमेटिन फाइबर्स कॉइल, तो ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होगा, कॉइल होने लगेंगे, एंड कंडेंस फर्दर, और फर्दर कंडेंस हो जाएंगे, इवेंचुअली बिकमिंग थिक इनफ, और इतने ज्यादा थिक हो जाएंगे टू डिस्टिंग्विश एज सेपरेट क्रोमोसोम. यानी कि पहले हमारे पास ये क्रोमेटिन पतले धागे की फॉर्म में प्रेजेंट थे. ओके, ये थिन फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट थे. अब क्या हुआ, जब कभी भी सेल को डिवाइड होना होगा तभी क्या होगा, ये जो क्रोमाटिन है ये कंडेंस हो जाएंगे, कॉइल्ड हो जाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था, कंडेंस एंड कॉइल हो जाएंगे. कंडेंस होने का मतलब है ये लेंथ में छोटे हो जाएंगे और साइज में और थिक हो जाएंगे, छोटे और मोटे हो जाएंगे. ओके, और इस डिस्टिंग्विश सेपरेट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे. दीज क्रोमोसोम्स देन रेडिली पिक अप सर्टेन डाइज एंड गेट कलर्ड, और फिर ये डाई को पिकअप कर लेंगे और ये कलर्ड हो जाएंगे, इसलिए इनका नाम क्या बोला गया है, क्रोमोसोम्स. मैंने आपको पहले भी बताया था, एज क्रोमा मीन्स कलर्ड एंड सोमा मीन्स बॉडी, इसलिए इनका नाम है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स. तो बेसिकली क्या स्टडी हमने किया कि न्यूक्लियस है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे पास, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम बेसिकली किससे बना है, पतले पतले क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट थे. क्रोमेटिन फाइबर में क्या चीज प्रेजेंट होगी, डीएनए प्रेजेंट होगा और प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी. सो क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर. ओके, मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ इसके लिए. जस्ट अ सेकेंड. आप ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा क्या कंडीशन. तो आप यहाँ देख रहे हैं से हमारे पास सेल प्रेजेंट है. ओके, नाउ अब हमने क्या देखा, इसमें सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके, ये हो गई हमारे पास सेल. ओके, ये हो गई सेल, और सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस.
अगर हम न्यूक्लियस के अंदर स्टडी करेंगे तो हमको क्या नजर आएगा, क्रोमोसोम नजर आएंगे। अब ये तो क्रोमोसोम की ये कंडेंस्ड फॉर्म है, इस तरीके से जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये क्रोमोसोम ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, और ये हमको कब नजर आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे नजर आएगा। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये हमको कैसे नजर आएगा, ये क्रोमेटिन फाइबर की तरह से नजर आएगा कि ऐसे ऐसे पतले पतले फाइबर्स प्रेजेंट है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट है। और ये हमको कंडेंस्ड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ तभी नजर आएगा जब हम उसके सेल डिवीजन के टाइम पे स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हमने देखा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमेटिन किससे बना हुआ है बेसिकली, तो ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ओके, और जीन क्या होता है, हमारे पास जो जीन है ये सेगमेंट होता है डीएनए का ही। तो हर एक जीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वी कैन ऑल्सो से दैट एनी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ओके, अब यहाँ और आगे भी स्टडी करेंगे। तो अब तक हमने क्या चीज देख ली कि हमारे पास सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या है, ये कंडेंस्ड और कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर ही है। ओके, क्रोमेटिन फाइबर किससे बना हुआ होगा, डीएनए से बना हुआ होगा और प्रोटीन से बना हुआ। ओके, नाउ लेट्स गो टू अवर बुक। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स, के क्रोमोसोम्स क्या है। ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। अब आती है डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने करी, तो क्रोमोसोम्स इन एनिमल्स वर फर्स्ट स्टडीड इन 1882 बाय अ जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड वर्ल्डर फ्लेमिंग। तो आपको टर्म याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी करी थी। He noticed these in rapidly dividing cells of the larva ऑफ सैलेमेंडर एंड एम्फीबियन। इन्होंने इसकी डिस्कवरी सैलेमेंडर में करी थी, जो कि एक एम्फीबियन है, सैलेमेंडर के लार्वा में करी थी। द माइक्रोस्कोप ही यूज्ड वाज ऑफ ओल्ड टाइप एंड थ्रू इट ही सॉ माइन्यूट थ्रेड्स एंड दैट अपीयर टू बी डिवाइडिंग लेंथवाइज। और उसने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला कि ये लेंथवाइज डिवाइड हो रहे हैं कुछ फाइबर्स, और नाम उन्होंने उसको क्या दे दिया, फ्लेमिंग कॉल्ड देयर डिवीजन माइटोसिस, लिटरली मीनिंग थ्रेड। सब्सिक्वेंटली विद द हेल्प ऑफ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप्स, और फिर बाद में दूसरे माइक्रोस्कोप से उनकी स्टडी करी गई और भी ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से। बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक the chromosomes and their constituents have been studied in great detail. Okay, फिर हमने और डिटेल स्टडी करी कि क्रोमोसोम में क्या क्या है। तो उसके बाद में आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि कंडेंसेशन हो रही है क्रोमेटिन फाइबर्स की, और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं। और वो भी ये कंडीशन कब होगी, जब हमारे पास सेल डिवाइड हो रही होगी तब। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो उस वक्त हमको ये क्रोमेटिन फाइबर्स ही नजर आएंगे अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो। और ये सेल डिवाइड होती किस टाइम है, तो मैं आपको बताऊं कि अप्रोक्स 24 आवर्स में एक बार ह्यूमन सेल डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन मटेरियल दैट कंस्टिट्यूट द फाइबर इज फॉर्म्ड ऑफ टू सब्सटेंसेस। अब हमने देखा कि हमारे पास ये जो क्रोमेटिन फाइबर हैं इनमें दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। फर्स्ट इज डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये अबाउट 40% प्रेजेंट होगा। और दूसरा है हिस्टोन, अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको जो कि लगभग 60% प्रेजेंट होती है। ओके, ये हिस्टोन प्रोटीन्स आप आगे डिटेल में स्टडी करोगे, ये बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए का कैसा है। तो इसमें हमने देखा द शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन इन 1953। सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल की स्टडी किसने करी थी, फ्रैंकलिन ने करी थी 1953 में। However, the structure was finally worked out by Watson and Crick in the same year. और फिर उसका डीएनए का स्ट्रक्चर फाइनली किसने बताया, वॉटसन ने एंड क्रिक ने बताया था सेम ईयर में। They proposed the double-stranded helical structure of DNA for which they were awarded the Nobel Prize in 1962. और फिर उन्होंने इस डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब हम कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन है। अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज अ वेरी लार्ज एंड हेंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये जो डीएनए है हमारे पास वो सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बाउंड अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स।
और इसमें हमारे पास क्या कंडीशन होती है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, और ये एक दूसरे से बोल सकते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। Each single DNA strand is composed of repeating nucleotide, which are made up of three components: phosphate, sugar, arranged lengthwise, and nitrogenous base attached to the sugar inwards. Okay, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ, तब ये क्लियर और हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, हम बात कर रहे हैं किसकी, डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट। ओके, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है या बोल सकते हैं क्रोमेटिन फाइबर में प्रेजेंट है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे आपने लेडर देखा होगा, एक लेडर सीडी ऐसे प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमने क्या किया, इस लेडर को एक एंड पे पकड़ के और दूसरे एंड पे फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इट इज लाइक दिस। ओके, ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। ओके, और अगर हम बोलें कि ये किस साइड में घुमा हुआ होता है, तो हम बोलते हैं कि ये राइट हैंडेडली घुमा हुआ होता है। ओके, इसको हम राइट हैंडेड पकड़ के किसी लेटर को यूं घुमा दें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। ये वाला पार्ट इसमें जो होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं, इसको हम बोल रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अब कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इसमें क्या कंडीशन प्रेजेंट होती है, इसमें हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे हमारे पास इसके मिडिल में और नाइट्रोजीनस बेस भी प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ मिडिल में प्रेजेंट होंगे हमारे पास। ओके, लाइक दिस, यहाँ मिडिल में प्रेजेंट होंगे। और हमारे पास ये जो है, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है, ये क्या करते हैं कि इसकी बैकबोन का काम कर रहे हैं, और मिडिल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होगा। नाउ लेट्स गो टू अवर बुक। नाउ सी दिस, वो क्या बता रहा है हमारे पास कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, और नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होगा बीच में। ओके, तो इसका वो साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड है, और इस पूरे पार्ट को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से बना हुआ है, फॉस्फेट और शुगर, जो कि लेंथ वाइज अरेंज है, और इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से बैकबोन का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, और नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होगा जो कि उसके इनवर्ट साइड में प्रेजेंट होगा, which extends to join द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस, और ये अंदर की साइड जुड़े हुए होंगे और दोनों साइड से अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस से पेयर हो जाएंगे। दस द टू स्ट्रैंड्स टुगेदर मेक अ लेडर लाइक अरेंजमेंट, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से एक पूरा का पूरा लेडर लाइक अरेंजमेंट बन पा रहा है इसमें, with the nitrogenous bases forming the rungs, जिसमें कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस है वो एक तरीके से रंग्स का काम कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं सीडी, कैसा सीडी वो वर्क कर रहे हैं। फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस आर फाउंड इन डीएनए। डीएनए में चार तरीके के बेस प्रेजेंट होंगे हमारे पास, कौन कौन से होंगे, इनको हम याद कर सकते हैं इजीली, अगर आपको याद करना है और कैसे पेयर करना है। ए टी, ए टी आपको याद कर रखना है एट। ओके, ए टी और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एंड जी सी, ए टी एंड जी सी, जी सी में हमारे पास तीन प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे पास कौन कौन से चार बेसिस प्रेजेंट हो गए, एडेनाइन, गुआइनाइन, cytosine and thymine. Adenine pairs with thymine with two hydrogen bonds. Guanine pairs with cytosine with three hydrogen bonds. A double bond T and G triple bond C. तो डायग्राम में आप इजीली देख पा रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो गया हमारे पास, ये दिस येलो वन फॉस्फेट ग्रुप, ये पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी, और ये बेस। सिमिलरली यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर का ऐसे सीधा होगा और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा, और ये बेस यहाँ से अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजीनियस बेस। फिर आए यहाँ पे बारी हिस्टोन प्रोटीन्स की। हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब
यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये एक्चुअल में बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, ओके। प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स के पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे के साथ इजीली कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम। अब पॉइंट ये है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी हमको कि हम डीएनए को, डीएनए की पैकिंग क्यों हो रही है आखिर? तो डीएनए, हम हमारे पास जो डीएनए प्रेजेंट है सेल में, ये बहुत लॉन्ग होता है, ओके। सो द डीएनए स्ट्रैंड्स बाइंड्स अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। इनमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी, ये उसके अराउंड बंध जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ईच सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, और इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोसोम। An individual nucleosome can be imagined like a football around which a long rope is wound with one or two loops. ओके, जैसे सपोज हमारे पास कोई भी एक बॉल है और बॉल के अराउंड हमने क्या कर दिया, रैपिंग कर दी किसी भी एक धागे से, ओके। उसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम की कंडीशन है, ओके। तो डीएनए स्ट्रैंड बाइंड हो जाएगा किससे? जो हमारे पास 8 स्टोन प्रोटीन्स हैं और उसके ऊपर ये डीएनए का स्ट्रैंड रैप कर गया, इसको बोल रहे हैं हम न्यूक्लियोसोम। और यहाँ पे ये आपको याद रखना होगा कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, इसलिए हम इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोल रहे हैं, ओके। अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम मे हैव अबाउट अ मिलियन न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पॉइंट आता है कि ईच ह्यूमन सेल कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स ऑफ डीएनए इफ स्ट्रेच्ड। तो यही बात है कि जब कभी भी हम कोई भी ह्यूमन सेल के डीएनए को स्ट्रेच करके देखेंगे तो वो लगभग 2 मीटर का होगा। हाउएवर द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल इज ओनली, द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल इज ओनली, यहाँ पे क्या देखेंगे कि ह्यूमन सेल का ये जो डायमीटर होगा ना, वो क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ ए ह्यूमन सेल इज ओनली अबाउट, ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ 6 माइक्रोमीटर है। तो फिर कंडीशन क्या होगी कि हमको उसको कॉइल करके रखना होगा। अब डीएनए की जो पैकेजिंग हो रही है, कॉइलिंग हो रही है, वो किसकी हेल्प से हो रही है? हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से हो रही है। कि हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो उस पे रैप हो जाएगा और इसकी कॉइलिंग हो जाएगी और वो इजिली कंडेंस हो जाएगा और पैक हो जाएगा एक छोटे से न्यूक्लियस, ओके। In diameter, therefore, the DNA needs to be condensed in order to fit inside the nucleus. Okay, the entire chromatin fiber is coiled. पूरा का पूरा chromatin fiber है वो coil हो जाएगा और super coiled भी हो जाएगा. Something like the coils and super coils we see in a typical telephone cord. जैसे कि हम टेलीफोन के कोड में या डायग्राम में देख रहे हो कि कॉइलिंग है और फर्दर वो कॉइल भी अगर एक दूसरे में फिर से मिक्स हो जा रही हैं, कॉइल बना दे रही हैं उसमें भी, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सुपर कॉइल है, ओके। और यहाँ डायग्राम दे रखा है, गिवन बिलो इज हाईली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंशियल कंडेंसेशन ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड इनटू क्रोमेटिन फाइबर एंड इवेंचुअली टू अ क्रोमोसोम, ओके। कंडीशन क्या देखिए, हमने सेल प्रेजेंट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस में क्या आया हमारे पास, क्रोमोसोम नजर आ रहा है। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? क्रोमेटिन फाइबर से बना हुआ है, ओके। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं सुपर कॉइलिंग भी दिखाई है। अगर हमारे पास कॉइलिंग है फर्दर वो फिर से एक दूसरे में कॉइल हो रही है, उसको सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। फिर इसकी पैकेजिंग की बात आ गई कि क्रोमेटिन फाइबर है वो किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है और हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है उससे बना हुआ है। तो ये पैकेजिंग हो गई न्यूक्लियोसोम। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन्स का, उसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम, ओके। और यहाँ हिस्टोन ऑक्टामर होगा, ऑक्टामर क्यों? क्योंकि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट, ओके। तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की। ईच क्रोमोसोम इन इट्स कंडेंस्ड फॉर्म as visible during the start of a cell division consists of two chromatids joined at some point along the length, okay. This point of attachment is called centromere and it appears as a small constricted region. ये मैं आपको डायग्राम बना के शो करती हूँ। तो देखिए क्या कंडीशन है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम
बहुत ही इजी डायग्राम आपको बता रही हूँ मैं। क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में है, तो हमारे पास ये जो बने, ये बने हमारे पास क्रोमाटिड्स। इसको हम सिस्टर क्रोमाटिड्स भी बोल देते हैं। और ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहाँ पे कि क्रोमाटिड्स आके अटैच होते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं सेंट्रोमियर। ओके, ये पॉइंट हो गया हमारे पास सेंट्रोमियर, ये हो गए हमारे पास क्रोमाटिड्स, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ओके, नाउ लेट्स सी। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में ये स्टडी कर लिया, फिर देखा कि ईच क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट अ पार्टिकुलर साइट, कि हर एक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर यानी वो जो मिडिल पॉइंट है जहाँ पे कि क्रोमेटिड्स आके अटैच हुए हैं, वो पॉइंट हर एक क्रोमोसोम में अपनी एक पार्टिकुलर साइट पे होता है। द सेंट्रोमियर ऑल्सो सर्व्स टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और यही जो सेंट्रोमियर है यही वो पार्ट होता है जिससे कि स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। और क्या होगा फिर, जब सेल डिवीजन होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। एज अ स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे एट द सेंट्रोमियर, एंड ईच इज पुल्ड अवे फ्रॉम द अदर टुवर्ड्स द टू पोल्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल। ओके, यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है 2.10 में। आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में। ओके, फिर भी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ कि इसमें होता क्या है। तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है इसमें। देखिए हमारे पास हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की, और क्रोमोसोम के टाइम पे इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्पिंडल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से ये कुछ स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, वो अटैच होंगे यहाँ एक दूसरे, बोल सकते हैं हम माइटोटिक सेंटर पे, और यहाँ पे दूसरे स्पिंडल फाइबर्स लाइक दिस। ओके, अब क्या कंडीशन होगी, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे जुड़े हैं सेंट्रोमियर पे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे मतलब यूं करके पीछे की तरफ खिंचना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होके ये पार्ट अलग आ जाएगा, और इसका सिस्टर क्रोमेटिड का ये पार्ट अलग आ जाएगा। ये अटैच होगा यहाँ अपने पोल की साइड, और ये अटैच होगा यहाँ अपने सेल में दूसरे पोल की साइड, और फाइनली ये मूव कर जाएगा इधर और इधर। तो सेल में हमारे पास एक साइड पार्ट प्रेजेंट हो गया ये, और एक साइड पार्ट प्रेजेंट हो गया ये क्रोमोसोम का। ओके, बाद में ये सेल डिवाइड हो जाएगी और फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी किसकी, माइटोटिक डिवीजन की। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन में ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए हैं, प्रोटीन्स हैं, जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनका डुप्लीकेशन हो जाता है। फिर डुप्लीकेशन होने के बाद जब वो डिवाइड होंगे तो हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो कुछ भी होगा वो सेम ही रहता है। ओके, अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। लेट्स सी अवर नोटबुक, लेट्स सी अवर बुक। तो यहाँ पे हमने कंडीशन ये देख ली। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद में क्या होगा, जो भी हमारे पास क्रोमाटिड्स थे जिनको हम अभी क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं, वो वापस डीकंडेंस होने लगेंगे, और वो वापस किसमें, अपने लॉन्ग फाइबर वाली स्टेज में वापस आ जाएंगे। देयर वुड बी as many chromatin fibers inside the nucleus as the number of chromosomes that appear during cell division. ओके, और इसमें वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस एज अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। नाउ अब बात कर रहे हैं हम जीन्स की, दैट व्हाट आर जीन्स, जीन्स क्या होती हैं। तो उस डायग्राम में भी आपने देखा कि डीएनए का वो पार्ट जो कि फंक्शनल है, जो कि कुछ ना कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम बोलेंगे जीन। So genes are specific sequences of nucleotides on a chromosome that encode particular protein which express in the form of some particular feature of the body. तो जीन एक ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के किसी भी क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम हमने देखा कि क्रोमोसोम में क्या कंडीशन प्रेजेंट है, हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए किससे बना है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो ये ऐसे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
और वो पार्टिकुलर प्रोटीन हमारे कुछ ना कुछ फीचर्स को एक्सप्रेस करता है। एज लाइक हम देखते हैं हमारा आईज कलर है, अगर हमारा आई कलर है ब्लैक है, तो हमारे पास ब्लैक आई कलर के लिए जीन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, और उस जीन ने क्या किया कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाए जिसकी वजह से वो हमारे फीचर में एक्सप्रेस हुआ। वो प्रोटीन फिर हमारे फीचर्स में एक्सप्रेस हुआ कि हमारी आई कलर क्या है, ब्लैक है। किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रे है, तो वो बेसिकली जो आई कलर है वो किससे अफेक्ट होता है, हमारी जीन्स से। ओके, नाउ यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको आप पढ़ लीजिए क्या कंडीशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, कि लॉट्स ऑफ रीजंस इन बिटवीन जीन्स आर नॉट फंक्शनल। तो जीन्स के बारे में तो हमने देखा कि जीन्स वो हैं जो कुछ ना कुछ पार्टिकुलर फंक्शन या कोई ना कोई पार्टिकुलर प्रोटीन बना रहे हैं जो कि हमको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जीन्स के बारे में ये भी देखा हमने, दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, यही हेरिडिटी की यूनिट्स हैं जो कि ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जैसे कि अगर किसी का आंख का कलर कैसा है, आई कलर किसी का सपोज ब्राउन है, तो फिर चांसेस होंगे कि उनके ऑफस्प्रिंग का कलर भी आंख का कैसा होगा, ब्राउन ही होगा। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखा हमने कि बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जीन्स में जो कि फंक्शनल नहीं होते हैं। सच एरियाज अबाउट 99% ऑफ द टोटल डीएनए, ये शो करता है ट्रेमेंडस वेरिएशन शो करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बाय व्हाट इज पार्टिकुलरली नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसकी इसी वेरिएशन की वजह से अब हमने देखा कि काफी सारा पार्ट, लगभग 99% पार्ट ऐसा है जो कि फंक्शनल नहीं है। अब ये वही पार्ट है जो कि हर एक इंडिविजुअल में वेरी करेगा, अलग अलग वेरिएशंस प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग पैटर्निटी एंड मैटर्निटी इन क्रिमिनल केसेस। सपोज अब हमको पता करना है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि दो लोग क्लेम कर रहे हैं किसी बच्चे के लिए कि वो उसकी मदर है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो उससे मैच कर रहा है। उसके अलावा काफी सारे ऐसे क्राइम केसेस होते हैं जिसमें कि ब्लड, सीमेन या फिर हेयर या कोई भी क्लोथिंग का आइटम लेके जो कि उस साइट पर प्रेजेंट है, क्राइम साइट पर प्रेजेंट है, वो एक बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह वर्क करेगा, और उससे हम पता कर सकते हैं कि ये डीएनए किसका है, उस इंसान के डीएनए से मैच करके पता चल सकता है। इसी को बोलते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, now we have the question that chromatin fiber is made up of DNA and histone proteins. Okay, the chromatids are attached to each other at centromere. The structure of DNA was first discovered by Franklin. Okay, अब आती है हमारे पास बारी कि हमको जरूरत क्या है, नीड फॉर न्यू सेल्स। हमको जरूरत क्या है कि सेल का फॉर्मेशन हो, नई सेल बने। उसके लिए हम देखेंगे कि न्यू सेल्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर, नई सेल का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है, क्यों जरूरत है, ताकि ग्रोथ हो, रिप्लेसमेंट हो, रिपेयर हो और रिप्रोडक्शन के लिए। फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए हमने क्या कंडीशन देखी कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एज अ सिंगल सेल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है, ओके, एक सिंगल सेल से जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। दिस सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, और ये सेल फिर रिपीटेडली डिवाइड होती जाएगी, और फिर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक अलग क्या बना देगा, टिश्यू का फॉर्मेशन कर देगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देगा। दस द सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम में क्या कंडीशन दे रखी है। एक 4 डे ओल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो है जिसमें कि 16 सेल्स हैं। अभी 16 सेल्स बने कैसे, इसमें 4 सेल डिवीजन हुए। ओके, 1 into 2, तो 2 सेल्स बने, फिर 2 सेल का फर्दर डिवीजन हुआ, फिर टोटल 4 सेल बने, फिर 4 सेल्स का फर्दर डिवीजन हुआ, 8 सेल बने, और फिर 8 सेल का फर्दर डिवीजन हो गया, तो कितने बन गए हमारे पास, 16 सेल्स बन गए। ओके, एज दे मल्टीप्लाई दे स्पेशलाइज टू फॉर्म द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब रिप्लेसमेंट के लिए भी हमको इसकी जरूरत है। तो देयर इज ऑलवेज वियर एंड टीयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। जैसे कि नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में हम देखते हैं कि टीयर एंड वियर होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2 million रेड ब्लड सेल्स इन अवर बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड।
दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। तो फिर जो भी हमारी बॉडी में हर वक्त हम देखते हैं बहुत सारी सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उनको रिप्लेस होना है, तो उनको रिप्लेसमेंट के लिए क्या होगा, सेल डिवीजन की जरूरत होगी। दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स फॉर्म्ड थ्रू अ डिवीजन ऑफ देयर पेरेंट सेल्स इन द बोन मैरो। इन प्लांट्स द ओल्ड एंड ड्राइड लीव्स फॉल ऑफ। जैसे कि प्लांट्स में देखते हैं हम कि जो भी पुरानी पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं और नई पत्तियां ग्रो करने लगती हैं। फॉर रिपेयर, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी, देयर मे बी एक्सीडेंटल इंजरीज, वन में गेट कट्स ऑन द स्किन और फ्रैक्चर इन द बोन। तो कभी भी हमारे अगर बॉडी में हम बोल सकते हैं कहीं भी कट लगता है बॉडी पे, तो उसको भी रिपेयर होने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत होती है। रिपेयर ऑफ सच इंजरीज इज अगेन through cells which divide, cover up the gaps and join the broken ends. Okay. Now here is one point that remember, in cell division for growth, replacement and repair, the number of chromosomes remain the same as each division. तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन होगी, अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं या फिर रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, रिपेयर की बात कर रहे हैं, इन तीनों केसेस में क्या होगा, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहेंगे। अब ये सेम क्यों है हर एक डिवीजन पर, क्योंकि यहाँ पे वो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो जाएंगे। ओके, वो अपना डुप्लीकेशन कर लेंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे और फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हर एक डॉटर सेल में। This kind of division, which occurs in all body cells except in the egg producing oocytes in ovaries and sperm producing spermocytes in testes, is known as mitosis. इसको हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। अगर हमारे पास कंडीशन क्या है, सभी सेल्स, इन नॉर्मल इन सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, तो सोमेटिक सेल्स में क्या कंडीशन होगी, हमारे पास माइटोटिक डिवीजन होगा, जबकि मियोटिक डिवीजन होगा जो हमारे पास सेक्स सेल्स होती हैं, दैट इज इन ओवरी एंड इन टेस्टिस। यहाँ पे फॉर्मेशन जब होगा तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। और यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जब हाफ होगा तब उस कंडीशन के लिए हम इसको बोलेंगे कि इसको हम माइटो मियोसिस डिवीजन बोलेंगे। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास बॉडी में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। एक है हमारे पास सोमेटिक सेल, ऑल सेल्स इन बॉडी एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। ओके, अब दूसरी है हमारे पास सेक्स सेल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इनको हम जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जर्म सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, oocyte यानी एग के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी और ओवरी में प्रेजेंट होगी। और दूसरी होंगी हमारे पास स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ओके, अब यहाँ हम क्या कंडीशन देखेंगे, यहाँ स्पर्म फॉर्मेशन जो कि टेस्टिस में होगा इन मेल और ये इन फीमेल। ये यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो होगा हमारे पास माइटोसिस। ओके, और यहाँ पे जो डिवीजन होगा इसको हम बोलेंगे मियोसिस। अब डिफरेंस इन दोनों में क्या कंडीशन है, इन दोनों में क्या कंडीशन है, एक है हमारे पास माइटोसिस डिवीजन और दूसरा है हमारे पास मियोटिक डिवीजन। ये कहाँ होगा, ये सोमेटिक सेल्स में होगा और ये कहाँ होगा, ये सेक्स सेल्स में होगा। यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा क्रोमोसोम्स का डिवीजन से पहले। ओके, और जब यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा, सपोज ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ओके, ये चार क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। अब ये चार क्रोमोसोम्स डिवाइड कर जाएंगे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 टोटल 8 में, और फिर इसका डिवीजन हो जाएगा। और फाइनली फिर जो डॉटर सेल्स बन के तैयार होंगे उन हर एक में क्रोमोसोम के नंबर, यहाँ 4 प्रेजेंट है, सपोज यहाँ 4 प्रेजेंट है। इसको हम और ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास डिप्लॉइड सेल है दैट इज 2 एन इन नंबर। हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये पेयर में प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम डिप्लॉइड बोलते हैं। तो डिप्लॉइड कंडीशन जब होगी तो यहाँ पे फॉर्मेशन हमेशा डिप्लॉइड सेल की होगी, लाइक 2n इन 2n। अगर हम मियोटिक डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन प्रेजेंट होगी हमारे पास सेक्स सेल्स में या फिर जर्म सेल्स में। यहाँ पे अगर हमारे पास 2n कोई भी डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, वो डिवाइड हो जाएगी और वो फॉर्मेशन कर देगी हैप्लॉइड सेल का, दैट विल बी n एंड n इन नंबर।
अब यहाँ पे n और n नंबर या हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, तो वापस वो डिप्लॉइड कैसे बनेगी? तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, लेट मी शो यू। हमारे पास जब एक n है, ये सपोज एक्स सेल है, और एक n है जो कि क्या है, स्पर्म सेल है। जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होगा, एंड ये दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, एग सेल एंड स्पर्म सेल, अब क्या होगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये फॉर्मेशन कर देगी 2n का, और ये डिप्लॉइड बन के तैयार हो जाएगा। इस डिप्लॉइड को ही हम क्या बोल देंगे, ये हो गया जाइगोट। ओके, दिस इज जाइगोट। ये जाइगोट फिर फॉर्मेशन कर देगा एम्ब्रियो का। ओके, जाइगोट, एम्ब्रियो, और इस तरीके से पूरा का पूरा ह्यूमन बेबी प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर सेम है, वो डिवीजन कौन सी है, सोमेटिक सेल्स में चल रही है, और वो माइटोटिक डिवीजन है। और ये अगर हम बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, अगर अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है, तो वो कौन सी सेल हो जाएगी, वो सेक्स सेल्स होंगी, और उस डिवीजन को हम बोलेंगे मियोटिक डिवीजन। ओके, और वी कैन ऑल्सो से माइटोसिस। सो जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमने कंडीशन देख ली कि द काइंड ऑफ एग प्रोड्यूसिंग सेल्स यहाँ पे जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नोन एज माइटोसिस। इस मियोसिस बोल रहे हैं इसको हम, और माइटोसिस बोल रहे हैं जो कि सोमेटिक सेल्स में चल रहा है। अब फोर्थ पॉइंट है फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। अमीबा और बैक्टीरिया जस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस टू सिमिलर इंडिपेंडेंट सेल्स बाय माइटोसिस। यहाँ पे अमीबा के केस में या बैक्टीरिया के केस में हम देखते हैं, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है और बोल सकते हैं सेल ग्रोथ है, वो दोनों एक ही है। ओके, तो यहाँ पे माइटोसिस होगा। जैसे जैसे इनका सेल ग्रो करेगा, वैसे ही वैसे ये ऑर्गेनिजम्स ही डबल होते जाते हैं। यहाँ पे माइटोसिस ही होगा। और अगर हम हायर फॉर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, बेनियन ट्री है, स्पेशल सेल्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन। इनमें एक स्पेशल काइंड का सेल डिवीजन होगा जिसको हम बोल रहे हैं मियोसिस, टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग्स, जो कि फॉर्म कर रहा है स्पर्म्स को और एग को। ओके, द स्पर्म्स एंड एग रिसीव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ देयर पेरेंट सेल्स। इनके पेरेंट सेल से जो क्रोमोसोम पेरेंट सेल में प्रेजेंट है, उससे हाफ नंबर ही आ पाएगा, दैट इज वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। दिस रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर इज वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं बॉडी सेल है, अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इन मैन एंड वुमेन की बात हो रही है ना, तो 46 एंड 46 है, 2n होगा। 2n का मतलब क्या है, दैट इट इज डिप्लॉयड इन नंबर। अब जब सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होगा स्पर्म्स एंड एग का, तो यहाँ ये हैप्लॉइड रह जाएंगे, दैट इज n 23 एंड 23, एक एक पेयर वहां से आ जाएगा। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वो वापस न्यू बेबी में फॉर्मेशन हो जाएगा, कैसा, डिप्लॉयड का, दैट इज 2n इन नंबर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेल साइकिल की। सेल साइकिल में क्या हो रहा है, डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड, ये कंडीशन चलेगी। इन ऑर्डर फॉर अ सेल टू डिवाइड इट मस्ट कंप्लीट सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क। अगर सेल को डिवाइड होना है तो उसके लिए उसको पहले बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे। क्या टास्क होंगे, जैसे कि सेल को पहले ग्रो करना होगा, उसको सिंथेसाइज करने होंगे मटेरियल्स जैसे कि प्रोटीन है, आरएनए है, और अपना डीएनए डुप्लीकेट भी करना होगा बिफोर फिजिकली स्प्लिटिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। Cells perform these tasks in an organized, predictable series of events which is called cell cycle. अब ये जो पूरे सेल के टास्क हो रहे हैं कि वो ग्रो हो रही है, फिर सिंथेसाइज कर रही है मटेरियल्स को जैसे कि प्रोटीन या फिर आरएनए, और फिर डुप्लीकेट हो रही है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, और फिर स्प्लिट हो रही है डॉटर सेल्स में, इसकी पूरी एक सीरीज है जिसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन बेसिकली क्या होगी, द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू द डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए। सेल साइकिल एक ऐसी सीरीज है जिसमें कि सेल का डुप्लीकेशन हो रहा है, उसके डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली डिवीजन ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, और फिर डिवीजन होगा और वो फॉर्मेशन हो जाएगा दो सेल्स का। एक सेल साइकिल में दो फेजेस होंगे हमारे पास। ओके, एक नॉन डिवाइडिंग फेज होगा जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज, और एक डिवाइडिंग फेज होगा जिसको हम बोलते हैं एम फेज और सिंपली माइटोसिस। ओके, नाउ इंटरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं, द टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ मदर सेल आर रिलेटिवली स्मॉल। जो हमारे पास डॉटर सेल फॉर्म हुई है वो क्या है, रिलेटिवली स्मॉल होती हैं, उनमें न्यूक्लियस तो फुल साइज का होगा लेकिन साइटोप्लाज्म कम होगा।
अब क्या कंडीशन होगी कि जो भी हमारे पास नई सेल बन के आई वो सबसे पहले इंटरफेज में एंटर कर जाएगी। दीज सेल्स आर सेड टू बी इन इंटरफेज। ये सेल्स क्या है, इंटरफेज में है। इस फेज के टाइम पे क्या होगा, वो नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है ताकि वो सेम साइज की हो जाए, ग्रो हो जाए, सेम साइज की हो जाए जैसे कि उनकी मदर सेल थी, और वो फिर से वापस डिवाइड हो जाए। ओके, since no change in chromosome is visible externally during the interphase, formerly it was called resting phase। अब क्योंकि इसमें क्रोमोसोम में कोई भी चेंज हमको नजर नहीं आता था तो पहले इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता था। बट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में क्या है, इट इज नॉट ट्रू एज द सेल इज क्वाइट एक्टिव ड्यूरिंग इंटरफेज इज सिंथेसाइजिंग मोर डीएनए। लेकिन एक्चुअल में ये रेस्टिंग फेज नहीं है, पहले इसको बोला जाता था रेस्टिंग फेज, लेकिन इस टाइम पे सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए। अब खुद को प्रिपेयर कैसे कर रही है, वो काफी सारा प्रोटीन बनाएगी, आरएनए बनाएगी, डीएनए का डुप्लीकेशन करेगी, तो ये एक्टिव फेज होता है। ऐसा नहीं है कि ये रेस्टिंग फेज है। ओके, अब इंटरफेज में हमारे पास तीन फेजेस होते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज एंड सेकंड ग्रोथ फेज। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रोथ फेज, जिसको हम G1 फेज भी बोलते हैं। यहाँ क्या कंडीशन होती है कि आरएनए और जो प्रोटीन है ये सिंथेसाइज होंगे, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म, जैसे कि पहले साइटोप्लाज्म कम था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा। यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ डीएनए अभी नहीं बन रहा है, यहाँ आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनिमल सेल में है और क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में, ये डिवाइड होने लगेंगे। इन दोनों ऑर्गेनेल्स के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। ओके, ऐसा मैंने बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। अब जैसे जैसे जीवन फेज बढ़ता गया, इन लेट जीवन फेज जितनी भी सेल्स हमारे पास बनी, उनके पास दो पाथ प्रेजेंट होंगे कि या तो वो इस टाइम पे ही क्या कर जाए, विड्रॉ कर जाए सेल साइकिल से और एक रेस्टिंग फेज आर फेज में चली जाए, या फिर वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए खुद को एंटर करें उसके लिए। ठीक है, या फिर वो एस फेज में एंटर करें। आप डायग्राम में आपको और क्लियर हो जाएगा, आगे डायग्राम दिया है। एस फेज में हमारे पास क्या कंडीशन है, मोर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हो रही है, इसलिए इसको एस फेज बोल रहे हैं, और क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन हो जाएगा। अब सेकंड ग्रोथ फेज जो कि G2 फेज है, उसमें क्या कंडीशन हुई, दिस इज अ शॉर्टर ग्रोथ फेज इन विच आरएनए एंड प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज्ड। इसमें जो भी हमारे पास आरएनए और प्रोटीन्स जिनकी अभी भी जरूरत है वो कंटिन्यू सिंथेसाइज होते रहेंगे। नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो सेल डिवीजन, और अब सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगी और वो एंटर कर जाएगी डिवाइडिंग फेज में। आफ्टर द डिवाइडिंग फेज गेट्स कंप्लीट, और जैसे डिवाइडिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा, नई डॉटर सेल बन के तैयार हो गई। अब ये नई डॉटर सेल फिर एंटर कर जाएगी इंटरफेज में, और यही साइकिल कंटिन्यू कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम में इजीली देख रहे हैं कि हमारे पास इंटरफेज डिवाइड है, G1 फेज आया जो कि ग्रोथ 1 फेज है, फर्स्ट ग्रोथ का फेज है। फिर हमारे पास एस फेज आता है जहाँ पे कि डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, और फिर हमारे पास सेकंड ग्रोथ फेज आता है, यहाँ पे और भी ज्यादा आरएनए या प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, और फिर फाइनली माइटोसिस जो कि एम फेज है वो होगा। अब एक ह्यूमन सेल जो होता है वो पूरे 24 घंटे में लगभग 1 घंटे के टाइम में ही डिवाइड हो जाता है, तो बाकी के लगभग 23 आवर्स क्या हुआ, बाकी के 23 आवर्स इंटरफेस चला, सेल ने खुद को प्रिपेयर किया। किस चीज के लिए, सेल डिवीजन के लिए उसने खुद को प्रिपेयर किया। तो यहाँ पे हमने ये स्टडी करा कि G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है, और फिर ये माइटोसिस फेज में एंटर कर जाएगा जहाँ पे कि सेल डिवाइड हो रही है। ओके, अब यहाँ पे G1 फेज कंप्लीट करने के बाद में सेल के पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो सेल एस फेज में एंटर कर जाए या फिर वो रेस्टिंग फेज में एंटर कर जाए। ये जो रेस्टिंग फेज यहाँ दे रखा है आपको, इसमें अगर सेल एंटर कर जाती है तो फिर वो आगे डिवाइड वाले साइकिल में नहीं जाएगी, उसकी बस और बस कंडीशन वहीं स्टॉप हो गई। ओके, और इसको हम G0 फेज से भी डिनोट करते हैं, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई G0 फेज, और इसको हम क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं। नाउ it is formation of the topic is formation of new DNA ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। जब कभी भी अब हमारे पास क्या हुआ, इंटरफेज में एस फेज जब आता है तो डीएनए का हमने देखा कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, तो डीएनए ईच डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट्स इन रेडीनेस फॉर देयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन द टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो यहाँ पे दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा,
या डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। फॉर रेप्लिकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स ओपन्स एट वन एंड मेकिंग द टू स्ट्रैंड्स फ्री टू विच न्यू स्ट्रैंड्स बिगिन टू फॉर्म। रेप्लिकेशन के टाइम पे डीएनए के डबल हेलिक्स हैं, ये एक एंड पे ओपन हो जाएगा एंड मेकिंग द टू स्ट्रैंड्स फ्री, और ये जो बाकी के दो स्ट्रैंड्स हैं ये फ्री हो जाएंगे और नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करने लगेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा फॉर द होल लेंथ ऑफ द डीएनए। The entire replication is a very complicated process which you will study in detail in higher classes. Let me show you this. तो हमने क्या अभी स्टडी किया, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास है एस फेज, एस फेज को हम सिंथेसिस फेज बोल रहे हैं। अब कंडीशन क्या हुई, हमारे पास डीएनए की कंडीशन ऐसे प्रेजेंट है। सपोज ये डीएनए का एक, ये है डीएनए का एक स्ट्रैंड, और ये आया डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। ओके, सपोज दिस इज, ये है डीएनए का एक स्ट्रैंड और ये आया दूसरा स्ट्रैंड। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हर एक स्ट्रैंड फ्री हो जाएगा। रेड वाला स्ट्रैंड यहाँ ओपन हो गया और यहाँ ऊपर ये दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास आया। ये एक एंड पे स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा लाइक दिस, और अब यहाँ पे इनका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे इसने अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया और यहाँ फॉर्मेशन इधर हुई एक स्ट्रैंड की, और इस केस में यहाँ फॉर्मेशन हुई दूसरे स्ट्रैंड की। तो ये हमारे पास दोनों न्यू स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाए। ओके, नाउ लेट्स गो टू अवर टेक्स्ट बुक। ओके, यहाँ डायग्राम में इजीली देख लो, वहां अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया। एक हमारे पास डबल हेलिक्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एंड पे ये ओपन हो जाएंगे, एक एंड इनका बंद ही रहेगा। एक जो लास्ट में एंड है वो बंद है और एक एंड ऊपर की साइड ओपन हो गया, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अपने अपने एक एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे फिर फाइनली दो और नए स्ट्रैंड बन के तैयार हो गए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब कंडीशन है हमारे पास कि कैन द सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली, क्या ये साइकिल एंडलेसली चलती रहती है? नो, एट सम प्लेसेस इट स्टॉप्स, कुछ टाइम पे ये स्टॉप हो जाएगी परमानेंटली, और कुछ प्लेसेस पर ये टेम्परेरी बंद होती है जब तक की जरूरत नहीं है। ओके, टेम्परेरी बंद हुई, एंड एट अदर्स स्टिल इट इज नीडेड, और जब जरूरत है, कभी कभी क्या होगा, जब जरूरत है तभी सेल डिवाइड होगी। और ऐसी कंडीशन मोस्टली कहाँ आ रही है, G0 वाले फेज में आ रही है, यानी क्यूसेंट फेज में आ रही है। जैसे कि हमने देखा सेल साइकिल स्टार्ट हुई G1 फेज के बाद में, वो कहाँ एंटर कर गए, वो एंटर कर गया एस फेज में ना जाकर G0 फेज में एंटर कर गया। तो वहां पे वो सेल्स हैं, वो टेम्परेरी डिवाइड नहीं हो रही है बस। ओके, जब जरूरत पड़ेगी, सपोज कोई भी इंजरी हुई और हमको सेल्स की जरूरत है कि और सेल बननी चाहिए बॉडी में, तो वो वापस एक्टिवली डिवाइड होने लगेंगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको देखना है। पहला पॉइंट है ब्रेन एंड अदर नर्व सेल्स वंस फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो डू नॉट डिवाइड फर्दर, वंस डेड दे आर नॉट रिप्लेस्ड। क्या कंडीशन है कि जो जो भी हमारी ब्रेन्स की और नर्व सेल्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ तभी फॉर्म होती हैं जब एम्ब्रियो की फॉर्म में होते हैं हम। वंस फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो, जब वो एम्ब्रियो में एक बार फॉर्म हो गई उसके बाद वो दोबारा डिवाइड नहीं होती हैं, और अगर वो एक बार डेड हो गई तो उनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। Liver cells may divide only once every 1 to 2 years to replace damaged or destroyed cells. Liver cells सिर्फ और सिर्फ एक बार ही 1-2 साल में डिवाइड होगी। सरफेस सेल्स की अगर हम बात करें, सरफेस सेल्स है जैसे कि हमारे फेस की स्किन प्रेजेंट है, हाथ की स्किन प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूअसली लॉस्ट होती रहती हैं और रिप्लेस होती रहती हैं बाय अंडरलाइन सेल्स। अ लार्ज पोर्शन ऑफ हाउस होल्ड डस्ट कंटेन ह्यूमन स्किन सेल्स। अब जैसे कि हम अपने घर में हर चीज को छूते रहते हैं, तो बहुत सारा एक लार्ज पोर्शन हाउस होल्ड डस्ट का कंटेन करेगा ह्यूमन स्किन सेल्स को। The powdery material that comes off from your skin on scratching or on hard rubbing while bathing contains some dead cells. एक लार्ज पोर्शन हमारे हाउस होल्ड का डस्ट का कंटेन करेगा ह्यूमन स्किन सेल्स को, और पाउडरी मटेरियल जो कि
स्किन से निकला, दैट कम्स ऑफ फ्रॉम योर स्किन ऑन स्क्रैचिंग, स्क्रैच करने पे कोई भी चीज को, या फिर हार्ड रबिंग से, वाइल बाथिंग कंटेन सम डेड सेल्स। इन प्लांट्स द सेल्स एट द ग्रोइंग पॉइंट्स, और प्लांट्स में मेरिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि ग्रोइंग पार्ट होता है। एट द ग्रोइंग पॉइंट मेरिस्टम डिवाइड वेरी रैपिडली एंड प्रोड्यूस न्यू लीव्स इन बर्ड्स इन फ्लावर्स। स्पेशलाइज्ड जर्मिनल सेल्स इन द ओवरी एंड टेस्टिस, और स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि हम जर्म सेल्स बोल रहे हैं टेस्टिस में और ओवरी में, एनिमल्स में, और ओवरी एंड एंथर्स इन प्लांट्स अंडरगो द अदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मियोसिस बोल रहे हैं। और मियोसिस से क्या फॉर्मेशन होगा, सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होगा। यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा मियोसिस के केस में। और ये फिर फाइनली वापस रिकवर कैसे होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। Uncontrolled non-stop cell cycles may lead to tumors that may or may not be cancerous. अब कंडीशन हमारे पास ये भी होती है, एक हमने देखा कि सेल साइकिल ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चली रही है रुकेगी नहीं, जब जरूरत होगी कभी कभी सेल्स तभी डिवाइड होती हैं। अगर ऐसा केस कभी भी होता है कि सेल्स कंटिन्यू डिवाइड कर रही है, वो रुक ही नहीं रहा है सेल साइकिल, तो वो कंडीशन बोल सकते हैं कि ये कैंसर की कंडीशन है। अब ये ट्यूमर वाली भी कंडीशन हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, और जरूरी नहीं है कि वो कैंसरस हो, कभी कभी वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर की फॉर्म में है, और जरूरी नहीं है कि वो कैंसरस हो। Now, cell production and cell death. As children we grow because new cells are continuously being produced and they outnumber the dying cells. अगर हम children की बात करें तो चिल्ड्रन में क्या हो रहा है कंडीशन कि सेल्स जो है वो कंटिन्यू ग्रो हो रही है, तो यहाँ पे जो न्यू सेल्स हैं उनका नंबर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डाइड सेल। ओके, अगर एडल्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल पॉपुलेशन कांस्टेंट रह रही है। द नंबर ऑफ न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स द नंबर ऑफ सेल्स टाइम, यहाँ पे नंबर इक्वल रहेगा सेल जो भी प्रोड्यूस हो रही है नई, और जो भी मर रही है सेल डाई हो रही है उनका। एज वी ग्रो ओल्ड, और जैसे जैसे हम ओल्ड ग्रो होते जाते हैं, द नंबर ऑफ न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड रन्स शॉर्ट ऑफ दोज दैट आर डाइंग। यहाँ पे जो नंबर होगा सेल्स का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो न्यू सेल्स बन रही हैं, और जो सेल्स डाई हो रही हैं वो उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। okay? तो यहाँ तक हमने टॉपिक स्टडी कर लिया है। अब टॉपिक स्टार्ट होगा सेल डिवीजन, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।